जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीएडीआर में 3% की बढ़ोतरी। स्टाफ न्यूज के आंकड़े जारी। जी हां दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने कुछ आंकड़े जारी करे हैं। इन्होंने बताया कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा और किसके आधार पर बताया? जो जनवरी 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हुआ था, उसके आधार पर बताया कि अगर वही आंकड़ा आगे आने वाले महीनों में मिलता है तो फिर जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा, इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों कुछ आंकड़े दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, क्या पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी के जीवित रहते क्या बेटियों को फैमिली पेंशन मिल सकती है या फिर बेटियां अप्लाई कर सकती हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए? तो दोस्तों कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा फैमिली पेंशन के लिए कि किस तरीके से बेटियों को फैमिली पेंशन दी जा सकती है, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8वां वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 10 मार्च को ड्राफ्टिंग कमेटी की बड़ी मीटिंग। जी हां दोस्तों, एक मैसेज आया है जिसमें बताया कि 10 मार्च को एक बड़ी मीटिंग होगी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं 8CPC पर। तो एक मैसेज दिखाकर आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, बिहार के प्रदेश महासचिव इंग्लेश रंजन जी ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जी हां दोस्तों, एक पूर्व सैनिक है जिनका नाम है इंग्लेश रंजन जी। अक्सर ये आपसे संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं सरकार के पास। ऐसे दोस्तों इन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा है, ज्ञापन लिखा है और वो भेजा है सीधा रक्षा मंत्री जी को। क्या लिखा है इस ज्ञापन में आपसे संबंधित, ये मैं आपको समझाऊंगा एक खबर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, बेहतरीन जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब और फिर वीडियो देखना आप शुरू कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं स्टाफ न्यूज के आंकड़े। जी हां दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने जानकारी दी है कि जुलाई 2026 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जैसा आपको पता है, जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर होगा 60%, और दोस्तों कुछ दिन में भारत सरकार इसे अप्रूव भी कर देगी 60% को। जैसा आपको पता है, जनवरी 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा आया था 148.6। अब इन्होंने बताया कि अगर यही आंकड़ा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आता है, तब आपका जुलाई 2026 से 63% डीएडीआर हो जाएगा अनुमानित, यानी 3% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि दोस्तों सेम आंकड़े नहीं आते हैं, सेम आंकड़े एकदम से नहीं आते, आंकड़ों में फ्लक्चुएशन रहता है। यानी अगले महीने कुछ और आएगा, उससे अगले महीने कुछ और आएगा, उससे अगले महीने कुछ और आएगा। हो सकता है कि 2 से 3 महीने के एक जैसे आंकड़े आ जाए, लेकिन पॉसिबल ये नहीं है कि 4 से 5 महीनों के सेम आंकड़े आ जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि जो जनवरी 2026 का आंकड़ा आया है 148.6, अगर यही आंकड़ा जून तक रहता है तब आपका 63% होगा। वैसे भी दोस्तों सरकार ज्यादा आपका डीएडीआर नहीं बढ़ाती, 2%, 3% या फिर 4% के आसपास ही आपका डीएडीआर घूमता रहता है। तो इन्होंने बताया कि 3% की बढ़ोतरी आपकी हो सकती है जुलाई 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर की। जनवरी 2026 से आपको मिल जाएगा 60% और जुलाई 2026 से आपको 63% मिल सकता है, यानी 3% की बढ़ोतरी आपकी हो सकती है अनुमानित, लाइकली, ऐसा इन्होंने बताया। और जैसे जैसे आगे आने वाले महीनों के आंकड़े हमें मिलते रहेंगे, वैसे वैसे और क्लियर होता रहेगा कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फैमिली पेंशन के बारे में। क्या पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी के जीवित रहते क्या बेटियों को फैमिली पेंशन मिल सकती है या फिर बेटियां फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है? बिल्कुल नहीं। जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, जब तक आपको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है, उसकी पत्नी की मृत्यु होती है, तब बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। यानी फादर मदर जब एक्सपायर होंगे तो फिर बच्चे एलिजिबल होंगे फैमिली पेंशन लेने के लिए।
सबसे पहले खुद पेंशनर को पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। जब पेंशनर की मृत्यु होती है तो उसके बाद पत्नी एलिजिबल होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी है पत्नी की। अगर पत्नी की मृत्यु होती है तो फिर बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए। अब दोस्तों जो बेटियां हैं, चाहे वो अनमैरिड हो या फिर डिवोर्सी हो या फिर विडो हो, उनको फैमिली पेंशन तब मिलेगी जब फादर मदर आपके एक्सपायर हो गए हो, और तभी आप प्रोसेस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप तभी प्रोसेस करेंगे जब आपके फादर मदर की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि आपके फादर मदर अभी जीवित है और आप फैमिली पेंशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो आपको मना कर देगी। कई बेटियां मेरे से सवाल पूछती हैं, क्या हम अभी से अपने डॉक्यूमेंट बना के रख लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट बना के रख सकते हैं। जो कागज है, पीपीओ है, वो समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक फाइल में बना के रख सकते हैं। चाहे तो एक एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं अपनी मदर से या फिर फादर से, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। बेटियों को फैमिली पेंशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट बना के आप रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं कर सकते। प्रोसेस तभी होगा जब फादर मदर की डेथ होगी। जब आपके पिताजी की और मदर की डेथ होगी, उसी के बाद प्रोसेस होगा फैमिली पेंशन लेने के लिए, और तभी फैमिली पेंशन मिलेगी आगे, ना कि अभी मिलेगी। जीते जी नहीं मिल सकती फैमिली पेंशन बेटियों को अगर उनके फादर मदर जीवित थे। तो डॉक्यूमेंट बना के संभाल के आप रख सकते हैं एक फाइल में, ताकि उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आगे चलकर आपके फादर मदर की मृत्यु के बाद आपको फैमिली पेंशन मिल सके आगे चलकर। फैमिली पेंशन पर कोई एज लिमिट नहीं है लड़कियों के मामले में। एक बार फिर से सुन लीजिए, लड़कियों के मामले में कोई एज लिमिट नहीं है। मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर स्टेट। सेंट्रल की बात कर रहा हूं। स्टेट में हो सकता है कि 25 साल की लिमिट हो लड़कियों के लिए, क्योंकि कई लड़कियों के मेरे पास फोन भी आते हैं बेटियों के, वो पूछते रहते हैं कि स्टेट में तो 25 साल ही है, बल्कि सेंट्रल में ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने सेंट्रल का भी बताया कि सेंट्रल में लड़कियों के लिए 25 साल की जो एज लिमिट है वो नहीं है। बेटियों को दी जा सकती है फैमिली पेंशन, और जब तक मिलेगी जब तक उनकी शादी नहीं होती या फिर कहीं से 9,000 से ज्यादा की अर्निंग प्राप्त नहीं कर लेती। जैसे ही वो कहीं अर्निंग प्राप्त करने लगेंगी वैसी फैमिली पेंशन रुक जाएगी। या फिर अनमैरिड लड़की की, डिवोर्सी की, या फिर जो विडो हो गई है, अगर वो दोबारा शादी कर लेती है या फिर अनमैरिड की कहीं शादी हो जाती है, तब भी फैमिली पेंशन रुक जाएगी। तो ये रूल है। विकलांग कोई बच्चा है, बेटी है, उनको भी फैमिली पेंशन मिलती है, उनके लिए भी फैमिली पेंशन है। तो दोस्तों ये रूल्स मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी पर मीटिंग के बारे में। 8वां वेतन आयोग को लेकर शिव गोपाल मिश्रा का बड़ा बयान। 8वां वेतन आयोग पर बड़ी खबर। एनसीजेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा 10 मार्च को ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है। बेसिक सैलरी 54,000 दिलाएंगे। 1 साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलेगा। अंतरिम राहत 20% सैलरी बढ़ेगी। कई बार मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। जैसा आपको पता है 25 फरवरी को एक मीटिंग थी एनसीजेसीएम की, शिव गोपाल मिश्रा जी की, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे कि 18 सवालों का जवाब देना जो वेतन आयोग ने पूछे थे, या फिर एक निर्णय लेना कि एक ड्राफ्ट बनाना है 8 सीपीसी पर। हालांकि दोस्तों वो फाइनल मीटिंग नहीं थी, एक और मीटिंग होनी है 10 मार्च के आसपास, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि फाइनल ड्राफ्ट मेमोरेंडम बनाना 8 सीपीसी का और वो सीधा वेतन आयोग को भेजना। यानी मार्च में एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जा सकता है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि 54,000 बेसिक सैलरी दिलवाएंगे, 1 साल में 2 बार इंक्रीमेंट दिलवाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद ही बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि साल में आपको 2 बार इंक्रीमेंट मिल जाए, या फिर 54,000 60,000 आपकी बेसिक पे हो जाए सीधा 18,000 से बढ़कर? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जरा आप खुद कमेंट करके जरूर आप बताएगा। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उससे ही पता लग जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। वैसे हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मिले, उम्मीद तो हम यही करते हैं, लेकिन जहां हम बीजेपी सरकार की बात करते हैं वहां हमें लगता है कि हमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 10 मार्च को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, देखते हैं उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्च में एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना है शिव गोपाल मिश्रा जी को और इनके टीम के सदस्य को, और वो फाइनल ड्राफ्ट भेजा जाएगा सीधा वेतन आयोग को। साथ ही साथ वेतन आयोग के साथ एक मीटिंग भी करनी है, जैसा कि कल रात वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा था वेतन आयोग को मीटिंग के संदर्भ में। तो दोस्तों मार्च में अभी फिलहाल यही चलने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया।
देखते हैं दोस्तों 10 मार्च को क्या बातचीत होती है, क्या मुद्दे रखे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, बिहार के प्रदेश महासचिव इंग्लेश रंजन जी ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जी हाँ दोस्तों, आप ये फोटो देख रहे हैं, ये है इंग्लेश रंजन जी। काफी मुद्दे ये आपसे संबंधित उठाते रहते हैं सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों इन्होंने ज्ञापन लिखा है आपसे संबंधित। समान सम्मान, समान अधिकार, सैनिकों के लिए कार खरीद की रैंक सीमा हटाने की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों के लिए कार खरीद की रैंक सीमा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कार खरीदने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आप लोगों के लिए कार खरीदने के लिए कुछ रैंक सीमाएं लगा रखी है कि इतने तक को इतने की कार मिलेगी, इतने तक को इतने की कार मिलेगी। यानी जो डिफरेंस है, भेदभाव है, उसको खत्म करने की यहां पे मांग उठाई है इंग्लेश रंजन जी ने। ये भी एक पूर्व सैनिक है। देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर सैनिकों और सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रहित के प्रति समर्पित पूर्व सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा और समान अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए नेशनल एक्स सर्विसमैन ऑर्डिनरी कमेटी बिहार के प्रदेश महासचिव इंग्लेश रंजन जी ने माननीय रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कैंटीन के माध्यम से कार खरीद पर लागू रैंक आधारित अधिकतम मूल्य सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने अथवा सभी रैंकों के लिए समान रूप से संशोधित करने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की। जब वो कार खरीदने जाते हैं तो दोस्तों कार खरीद में भी यहाँ पे कुछ रैंक सीमाएं दे रखी हैं कि अगर ये रैंक है तो इतने की कार अलाउड होगी, अगर ये रैंक है तो फिर इतने की कार मिलेगी। तो दोस्तों जो सीमाएं हैं, कार खरीद की जो रैंक सीमाएं हैं, उसको हटाने की मांग करी है ताकि सबको एक समान अधिकार मिल सके। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत विभिन्न सैन्य रैंकों के लिए कार खरीद की अधिकतम सीमा लगभग 20 लाख रुपए तक की निर्धारित है, 20 लाख तक की, जबकि अन्य रैंक के सैनिकों के लिए यह सीमा लगभग 8 लाख रुपए तक सीमित है। जो दूसरे रैंक है उनके लिए 8 लाख रुपए तक सीमा निर्धारित है। इस कारण वे आधुनिक सुरक्षा मानकों जैसे मल्टीपल एयर बैग सिस्टम, एबीएस, ईएसी और बेहतर क्रैश सेफ्टी रेटिंग से युक्त वाहनों की खरीद से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अच्छी अच्छी फैसिलिटी वाली कार है फिर वो नहीं ले पाते। बिल्कुल दोस्तों, कुछ रैंक को यहाँ पे अच्छी गाड़ियां मिल जाती है, 20 लाख तक की गाड़ी मिल जाती है, और कुछ रैंक को 8 लाख तक की गाड़ी मिल पाती है जिसमें सारी फैसिलिटी नहीं होती, जिसमें एबीएस सिस्टम नहीं है, कुछ और बेहतरीन सुविधाएं नहीं है। तो दोस्तों इस लाभ से कई सैनिक वंचित रह जाते हैं जब वो कार लेना चाहते हैं। तो दोस्तों जो रैंक सीमा यहाँ पे लगा रखी है, वो रैंक सीमा को हटाने की मांग करी है। बिल्कुल सही फैसला है। ऐसा भेदभाव क्यों? यानी पे कोई अधिकारी है, उसको 20 लाख की गाड़ी, और वहीं एक छोटा रैंक का जवान है, उसको 8 लाख तक की कार, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो इन्होंने दी है। बिल्कुल सही जानकारी है। ऐसा भेदभाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए, चाहे कार खरीद की बात हो या फिर ईसीएचएस की कोई फैसिलिटी हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।